ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या टॉपिक है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप के फंक्शंस करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिलेक्ट करता है कि किसे परमिट देना है, किस सॉल्यूशन को या किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन जो होता है वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर आसान भाषा में डिफ्यूजन को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन मीन्स होता है कि जैसे रूम में ऑक्सीजन और भी गैसेस इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद है। अगर आपने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती जो है वो उन गैसेस के साथ डिफ्यूज हो जाता है, मतलब मिक्सअप हो जाता है। डिफ्यूज हो जाना मतलब मिक्सअप हो जाना। ठीक है, उसके साथ क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, पहला डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को बारी बारी से समझेंगे एक एक करके। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये जब सेल के अंदर इंटर करते हैं तो एज वी नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए परमिट कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हैं और अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स है उनके साथ मिक्सअप होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन इसका नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज डिफ्यूजन? When some molecules or substances like oxygen, carbon dioxide, water molecules means H2O, जब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर इंटर करते हैं enters into the cell through plasma membrane is osmosis, is diffusion. एक मिनट रोका वीडियो, रोक एक मिनट वीडियो। हो गया? दूसरा क्या होगा कि डिफ्यूजन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड लेयर से, 75% ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द phospholipids layer of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाना चाहेगा सेल के, तो उसे सबसे पहले कौन मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है वो किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। तो वो फॉस्फोलिपिड के थ्रू ही उसमें इंटर करेगा। हो गया? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा ये है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है, सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो परमिट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल के जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, जैसे आप किसी के घर में घुसने के लिए एंट्री करते हैं, तो यहां से आने का आपका जो स्पीड होगा और घर में इंटर करने के बाद आपका जो स्पीड होगा, इसमें अंतर होता है कि नहीं होता है? मतलब आप बहुत जल्दी आते हैं बाइक से या पैदल जैसे आ रहे हो, और घर में इंटर करते हैं, उसके बाद सामने वाला जब दरवाजा खोलता है आप उससे हेलो नमस्ते नमस्कार करते हैं, अंदर जाके फिर प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, आप आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं वगैरह, ये सब होता है। सेम प्रोसेस यहां पे भी है। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स इंटर करना चाहेगा, तो यहां पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो हाइयर होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्या होगा? और यहां आने के बाद क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, तो इसे कहेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो डिफ्यूजन को अब आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो आपके पास डिफ्यूजन के कितने डेफिनेशन होगा? 3। कौन कौन से? पहला क्या होगा? डेफिनेशन बताइए। When molecule substance enters to the plasma membrane and mix with the other molecules, then it is called diffusion. लेकिन जब हम थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, थोड़ा सा आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो फॉस्फोलिपिड लेयर का बना होता है। तो सोच सेकंड हो जाता है उसके बारे में पॉइंट की डिफ्यूजन जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर के थ्रू टेक्स प्लेस करता है, मतलब प्रोसेस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो होता ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का जो लेयर होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो सबसे पहले उसे कौन मिलता है? फॉस्फोलिपिड। देन थर्ड जब हम जानते हैं, समझ जाते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं और लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, सो देन तब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। अब हम ऐसे डिफाइन डिफ्यूजन को कर देंगे। अब आपका दूसरा है ऑस्मोसिस। ये फंक्शन भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ऑस्मोसिस। Osmosis is the reverse action of diffusion. Osmosis is the reverse action of diffusion. Means पहले मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना डिफ्यूजन हुआ, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का बाहर आना। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स
मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये दो हो गया, मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर जाना और मॉलिक्यूल्स का सेल से बाहर आना। अब इन दोनों के बीच का हम स्टडी करेंगे, जो इन दोनों के बीच में जब अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सेस ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सेस ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब उसमें मिक्स होते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा? वो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, उस मॉलिक्यूल का इंटर करते समय या एग्जिट करते समय उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो। जब हायर पोजीशन पे होता है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। जब वो मॉलिक्यूल्स या वो सॉल्यूशन जब हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन यहां पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, यहां पे भी लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, व्हेन द मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशंस मूवमेंट are at higher concentration, are at higher concentration। जब उनका concentration बहुत हाई होगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। तो कॉन्सेंट्रेशन का, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर कब रहेगा? कब रहता है? डिफ्यूजन के टाइम। कब रहता है? डिफ्यूजन के टाइम, मतलब इंटर करते टाइम। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा? डिफ्यूजन के टाइम। ठीक है, जब वो अंदर गया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब वो कॉन्सेंट्रेशन उसका लोअर हो जाता है तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तब हम हाइपरटोनिक को डिफाइन करेंगे। तो हाइपरटोनिक क्या होगा? डिफिनेशन बताइए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। When the movement of molecules or solution are at lower concentration।
ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ये सॉल्यूशन का स्टेज है। क्या है? सॉल्यूशन का स्टेज है। कब? जब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है तब। कि मतलब जब सॉल्यूशन इंटर कर रहे हो तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे। जब ऑस्मोसिस हो रहा हो तो वो हाइपरटोनिक के रहेंगे। एक स्टेज होता है आइसोटोनिक। एक स्टेज कौन सा होता है? आइसोटोनिक। जब सॉल्यूशन ना हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो और जब ना लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो, उनका सेम हो, जब कॉन्सेंट्रेशन उनका सेम हो, ये वो स्टेज है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम इज isotonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा? कब वो ना ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन, ना लोअर होगा, सेम होगा। ठीक है? जैसे कि यहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन में इंटर कर रहा है तो ये हाइपोटोनिक हो गया। यहां से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में इंटर कर रहा है तो हाइपरटोनिक हो गया। और यहां का जो स्टेज होता है, जब ये यहां आने के बाद एक सेम लेवल पे हो जाते हैं तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में है। ठीक है? तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए या H2O हो गया या O2 हो गया, ये इतने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटर करते हैं, ये दोनों तरफ से करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से इंटर करते हैं। ठीक है? लेकिन जब हद से ज्यादा, अगर कभी कभी क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है और एक हद से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर जाते हैं। तो जब वो हद से ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर गए, जस्ट सपोज कोई एक प्लांट सेल है, ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत प्लांट को ही पड़ती है। तो जस्ट सपोज एक प्लांट सेल है, ओके, तो प्लांट सेल में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहा है और जाइलम टिश्यू उसको वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हद से ज्यादा होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हद से ज्यादा होने लगा, तो उस स्टेज को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, वो एक तरह से, और सेल वॉल जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सेल वॉल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा पानी हम नहीं ले सकते, वो अपने आप को छोटा कर देता है, ऐसे श्रिंक हो जाता है। तो इससे ज्यादा पानी अब मुझे नहीं चाहिए और हद से ज्यादा पानी इन्हें ट्रांसपोर्ट होने लगता है। तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइज्ड। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड किसे कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड कब होगा? जब वाटर की मूवमेंट हद से ज्यादा होगी और सेल वॉल श्रिंक हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड। ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वाटर मूव अक्रॉस बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शन से वाटर मूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों डायरेक्शन से वाटर मूव हो रहा है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि वाटर की मात्रा बढ़ सकती है, कभी कभी बढ़ जाती है। और बॉडी को या सेल को उतनी वाटर की जरूरत होती नहीं है, तो सेल वॉल क्या करेगा? सिंक कर लेगा ताकि इससे ज्यादा वाटर अब अंदर ना आए।
water move across 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 both directions. More water enters into the cell, then cell wall shrink. श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, तो सेल वॉल श्रिंक कर जाता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस. और इस स्टेज को कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड. प्रोसेस अगर एनिमल सेल में हो तो उसको कहेंगे क्रीमेटेड. ठीक है. प्लाज्मोलाइसिस का ही प्रोसेस जब प्लांट सेल में हो तो उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड. लेकिन जब यही एनिमल सेल में हो तो उसको क्या कहेंगे? क्रीमेटेड. CRENATED. क्रीमेटेड. क्रीमेटेड होता है. इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि when प्लाज्मोलाइसिस happens in animal cells. एनिमल के सेल में जब ये होता है तो इसे क्या कहेंगे? क्रीमेटेड. और प्लांट सेल में होगा तो प्लाज्मोलाइसिस. रोक दो वीडियो. क्या था? वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन. और हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को इंटर करा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. जिस प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं. जिस प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर आते हैं उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. उसके बीच का प्रोसेस जब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं. जो सॉल्यूशन अंदर से बाहर आ रहा हो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहेंगे. और जो सॉल्यूशन अंदर जा मतलब अंदर गया, डिफ्यूजन हुआ और ऑस्मोसिस होने के बीच का जो स्टेज है उसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक. उस सॉल्यूशन के स्टेज को कहेंगे आइसोटोनिक. अभी देखिए जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सेल तो ऑर्गेनिज्म का ही होता है एज वी नो, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर हो. तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स गया तो एग्जैक्टली यहां पे हम बॉडी का नहीं एक एक सेल का पढ़ रहे हैं. तो सेल को भी, सेल के खुद के ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके प्रोसेस होते हैं. मॉलिक्यूल्स अंदर गया वो सेल के सारे ऑर्गेनल्स के साथ मिलेंगे. जिस ऑर्गेनल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना वो प्रोटीन रखेगा. जिस ऑर्गेन का काम है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करेंगे? उसको अपने पास रखेंगे. जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालेंगे. जस्ट सेम हमारा बॉडी जैसे करता है तो वैसा ही एक एक सेल जो है वो काम करता है. सो इस प्रोसेस को कहते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट. मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मीन्स न्यूट्रिएंट्स का अंदर सीक्रेट होना और देन वेस्ट मटेरियल का बाहर आना सेल से. कहां से? सेल से. जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब ये होता है तो ये कुछ प्रोसेस के थ्रू होता है. अंदर बॉडी के अंदर जो गया उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है. डाइजेशन होने के बाद तो जैसे इनके यहाँ अंदर जब जाता है तो ये डाइजेशन जो है वो 3 स्टेज से कंप्लीट होता है. उसके अंदर क्या होता है? पहला एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. उसके बाद एसिमिलेशन होता है एंड देन एक्सक्रीशन होता है.
ये 3 प्रोसेस से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। सेल के भी अपने ऑर्गेनल्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ग्रोथ के लिए, खुद सेल को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ग्रोथ के लिए। वो उसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेशन मींस उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, और देन ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब ये सेल के अंदर होता है तो उसे कहेंगे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से उसको इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। एज वी नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरह से एक इफेक्टिव बैरियर होता है जो परमिट करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। ये कौन करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो एक बैरियर भी है कि गलत मॉलिक्यूल्स अंदर ना आ जाए जिसकी जरूरत नहीं हो, और वो सेल को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे। अगर एक एक सेल डिस्ट्रॉय होने लगा तो आपकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स घुस के और सेल को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या उससे हो सकता है कि ऐसा मॉलिक्यूल अंदर चला गया जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत तेजी से ओवर एक्सटेंड करने लगा, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होने लगा, वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्योंकि बॉडी का ग्रोथ टाइम से पहले होना, प्री मैच्योर ग्रोथ और पोस्ट मैच्योर ग्रोथ, ये दोनों बॉडी के लिए सही नहीं होता। ठीक है, प्री मैच्योर कब कहेंगे? जब आपकी बॉडी कम एज में है लेकिन आप ज्यादा हष्ट पुष्ट शरीर से दिख रहे हैं। पोस्ट मैच्योर कब हो गया? कि आपका एज हो गया है लेकिन आपकी बॉडी जो है वो उस टाइप से ग्रोथ नहीं कर पाई है, हाइट आपका कम रह गया है, कान छोटे छोटे, ये तो पूरा बॉडी सही से ग्रोथ नहीं पाई। दैट इज कॉल्ड पोस्ट मैच्योर ग्रोथ। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, लेट से जो मैच्योरिटी है। तो सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका नाम आप एक बार लिखिएगा, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल। शुगर, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का यूज कहां होता है? डीएनए और आरएनए में। ठीक है, और प्रोटीन। सो ये जो पूरा होता है, न्यूट्रिएंट्स आपने लिख लिया। तो जब सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल गया और न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो थ्रोन आउट हो गया, सेल से बाहर उसको निकाला गया। उसमें जो प्रोटीन लगता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उस प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स absorption or secretion of nutrients and excretions of waste material. या ऐसे कह सकते हैं absorptions and assimilations of nutrients, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स फूड से एब्जॉर्ब हुए उनको एसिमुलेट किया पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, सेल ने किया पूरे ऑर्गेनल्स को, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है, सिर्फ इसका प्लांट सेल में भी जाइलम में वाटर को ऊपर पहुंचा दिया और फ्लोएम में अगर न्यूट्रिएंट्स को रूट तक नहीं लाया तो वो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन दोनों के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट समझ गए। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कैन ओनली बी पॉसिबल इन सेल
And what is mediated transport? Mediated transport is the process by which cell absorb and assimilate the nutrients to their organelles and throw out the waste materials from the cell. सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ एसिमिलेट करना, पूरा क्या प्रोसेस है? मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। आर ऑफ टू टाइप्स। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फैसिलिटेटेड, या इसको आप पहला आप डिफ्यूजन लिखिए। डिफ्यूजन को ही डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑस्मोसिस कब होगा? कौन सा मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन और मटेरियल सेल से बाहर आएगा? वेस्ट मटेरियल, तो ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन कौन होगा? सॉल्यूशन डिफ्यूज होंगे, अंदर जाएंगे, दैट इज। तो ये दोनों भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आते हैं। पहले को आप डिफ्यूजन, या इसका दूसरा नाम है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डिफ्यूजन मीन्स टू इंटर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंट्रिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिक्सेस विद द ऑर्गेनल्स और अदर मॉलिक्यूल्स। ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स पंपिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द अदर ऑर्गेनल्स। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब अगर जैसे जब दिख रहा हो कि मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो उनका मिक्सअप हो रहा है, डिफ्यूजन जो है अंदर स्लो हो रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू सेल क्या करता है कि उसको पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है, और पंप करके उस प्रोसेस को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। ठीक है। जब भी आप कोई काम स्लो हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे? पंप कर देंगे, थोड़ा सा उकसा देंगे, वो क्या हो जाएगा? करके दिखा देगा आपको 5 मिनट में, वही काम कर देता है। बोल रहे तुमसे नहीं होगा, अरे अभी बना कर देता, अब वो बना के ही जाएगा। ठीक है। एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स जब सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल जा रहा हो, इंजेक्शन कहते हैं उस प्रोसेस को। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। जैसे हम किसी खाने को, किसी फूड मटेरियल को अपने माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में यहां से अंदर लेते हैं। ओके। तो फूड पाइप के थ्रू जब ये पेट के अंदर जा रहा होता है, तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन। तो इसमें भी होता है इंजेक्शन। जब सेल जो है वो किसी
फूड मटेरियल को या किसी सॉल्यूशन को या मॉलिक्यूल्स को जब निगल रहा होता है या अपने अंदर ले रहा होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। इसका डिफिनेशन बहुत आसान है, इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स, सेल के द्वारा फूड मटेरियल्स को या मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करना, अपने अंदर लेना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये अंदर जाता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो? जिस प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं उसको डिफ्यूजन, और जब जा रहा होता है, जब मतलब उसने अंदर ले लिया, उस प्रोसेस को कहेंगे एंडोसाइटोसिस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है डिफ्यूजन और साइटोसिस में, कंफ्यूज नहीं होना है एंडोसाइटोसिस और डिफ्यूजन के बीच में कि सर वो तो अंदर चला ही गया डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, फिर एंडोसाइटोसिस को डिफाइन करने का जरूरत है। तो एंडोसाइटोसिस जो है वो सेल का डेफिनेशन है, सेल फूड को मटेरियल को अंदर ले रहा है, और वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है कि जब अंदर ले रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो एंडोसाइटोसिस करता है। सेल एंडोसाइटोसिस करता है, एंडोसाइटोसिस करने का मतलब होगा कि मटेरियल को अंदर ले रहा है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू अंदर ले रहा है वो प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। वेरी गुड। तो आप एंडोसाइटोसिस और डिफ्यूजन के बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंस आप खुद से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस में बेसिक क्या अंतर है। तो आप लिखेंगे कि डिफ्यूजन जो है वो द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इज नोन एज डिफ्यूजन। एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं, एंड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल। समझ में आया? एंडोसाइटोसिस, further endocytosis process is completed by two process। एंडोसाइटोसिस हो गया, लेकिन एंडोसाइटोसिस दो प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। एक को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, और दूसरे को कहेंगे फोटोसाइटोसिस। बहुत छोटा है, इसको आप ऐसे समझेंगे। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, और फोटोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। आप खाना खाएंगे तो सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चल जाएगा ना, पानी भी तो पीजिएगा ना, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस इन दोनों को मिला के, जब खा लिया पी लिया तब पूरा एंडोसाइटोसिस, जब खा रहे हो भैया तो फैगोसाइटोसिस, जब पानी पी रहे हैं आराम से तो फोटोसाइटोसिस। अब कौन सी यूनिसेलुलर है जिसके अंदर आपको एंडोसाइटोसिस देखने को मिल जाएगा? यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में तो हर सेल ये काम करते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर में कौन कौन से ऐसे हैं, क्योंकि वो सिंगल सेट वाले हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में एंडोसाइटोसिस करने वाला पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या एग्जांपल है? अमीबा। ये अमीबा है,
ये अमीबा का माउथ है। क्या है? माउथ। इसी के थ्रू ये फूड लेगा। ठीक है, यहां पे एक फूड मॉलिक्यूल है, ये पहला पिक्चर है। सेकेंड पिक्चर आएगा जब वो इस फूड को एनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होगा। ये जो फूड मटेरियल है ये यहां पे आ गया, अब ये एनगल्फ कर रहा है इसको। ठीक है, ये सेकंड फिगर है। ये थर्ड प्रोसेस है। ये जो फूड मटेरियल है इसके अंदर आ गया, बॉडी के अंदर ये फूड मटेरियल, इसको हम लिख देंगे फूड। अब इसके बाद एंडोसाइटोसिस होने के बाद एक प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। नाम से ही पता चला कि एंडोसाइटोसिस का ऑपोजिट है। खाना अंदर लिए हैं तो बाहर भी तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा? बचा हुआ वेस्ट मटेरियल। ओके, तो इसको डिफाइन करेंगे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, रेसिड्यूज ऑफ फूड सब्सटेंसेस in cell is exocytosis. Process of removal of undigested residues of food substances is exocytosis. Exocytosis is also known as, इसको और कहते हैं सेल वॉमिटिंग, मतलब वॉमिट मतलब उल्टी करना। तो एग्जाम में सेल वॉमिटिंग आए या एक्सोसाइटोसिस आए, डिफिनेशन सेम होगा। आज का होमवर्क नोट डाउन करेंगे। मेक अ नोट्स ऑफ क्लास वर्क इन अ फेयर। दूसरा होमवर्क रहेगा, रीड द टॉपिक ऑफ क्लास वर्क
thoroughly